Hello, dear friends. How are you? So, on the demand and recommendation on the Hindi version of grammar application that I have been taking up these days, I am just putting up here the Hindi version. मैं यहाँ पे आपको साथ में हिंदी एक्सप्लेन करूँगा और ये इन्फिनिटिव और जेरेंड है जो मैं पहले भी मैं ले चुका हूँ इसका एक सेशन। यहाँ पे मैं इसको जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और जो थ्रू हिंदी इंग्लिश को जानना समझना चाहते हैं उनके लिए ही है। लेकिन मेरा जो एक अभी भी सजेशन है, एक रिकमेंडेशन है और सारी एक की चीज़ है वो ये रहेगी कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग ही लें, इंग्लिश टू इंग्लिश ही लें। दैट वुड बी ईजियर एंड नॉट टाइम कंज्यूमिंग एट ऑल। आप जब इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश करते हैं तो आप टाइम कंज्यूम करते हैं। पहले उसको इंग्लिश में लेंगे, देन यू आर ट्रांसलेटिंग दी वर्ड्स एंड देन यू आर फीलिंग दैट इट इज़ अंडरस्टूड। नो। और कभी भी ये नहीं सोचें कि भाई एक ही दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन हमें पढ़ करके या हम शेक्सपियर बन जाएंगे। नहीं, स्टेप बाय स्टेप थ्रू इजियर वे आप सीखेंगे। ये नहीं कि एक ही दिन के अंदर आप बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने लगेंगे, हाई फाई इंग्लिश बोलने लगेंगे। नहीं नहीं नहीं। और हाई फाई बोलने का वेयर यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू in your day-to-day routine communication to have a very high-fi and fluent 1 hour long English communication. No, you don't happen to have. You just need to put your day-to-day things and और इसी से आप क्या है अपना ये सोच के चलो, इससे ये फर्स्ट स्टेप्स हैं, इनिशियल स्टेप्स हैं, इनसे आप आगे बढ़ेंगे। राइट। तो मैंने उसका हिंदी के अंदर आज दिया है, ये एक सेशन हम कंप्लीट करते हैं। मैं समझाता हूँ मैक्सिमम हिंदी में ही। व्हाट इज इन्फिनिटिव एंड जेरेंड? इन्फिनिटिव और जेरेंड इज अ वर्बल नाउन। इट इज अ वर्बल नाउन। ये क्या है? आपका वर्बल नाउन है। ईच ऑफ द टू फंक्शंस एज वर्ब एंड एज ए नाउन एट द सेम टाइम। मतलब जो दोनों हैं इन्फिनेटिव और जेरेंड, दोनों ही एक ही समय क्रिया व संज्ञा दोनों का काम करते हैं। एज पर नेचर ऑफ द वर्ब, इन्फिनेटिव और जेरेंड डिनोट्स एक्शन। ये किसे बताते हैं भाई? एक वर्ब की नेचर क्या है? एक्शन को बताना। तो ये क्या बताते हैं? एक्शन बताते हैं। while taking object in transitive verb, और जो ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जब इनका यूज किया जाता है तो अपने साथ में ये क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो अपने बाद में क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये वहां पर किसका काम करते हैं? ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। और ऑब्जेक्ट हमेशा अल्टीमेटली क्या होगा? नाउन होगा। सब्जेक्ट हमेशा अल्टीमेटली क्या होगा? आपका नाउन होगा। तो वहां पर जब जेरेंड और इन्फिनेटिव एज नाउन और एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं तो दे आर इट इज देयर द नाउन एज अ सब्जेक्ट एंड एज ए नाउन, राइट, एट द सेम टाइम। in a sentence. However, the formation of each of the two grammatical application factors is different from each other. हालांकि दोनों जो हैं वो वर्बल नाउन है, दोनों एक ही चीज को डिनोट करते हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग, इनको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे हम इन्फिनेटिव की जब हम बात करते हैं तो इन्फिनेटिव इज फॉर्म्ड विद टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव को यूज करने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। वाइल जेरेंड इज फॉर्म्ड विद आईएनजी टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगा करके क्या बताएंगे, हम जेरेंड फॉर्म बताएंगे। इन्फिनेटिव के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू है ना, टू स्पीक, टू वॉक, टू पुट, टू लिसन टू। हम केवल लिसन ही बोलते हैं, मतलब सुनना, सुनना, सुनना। टू लिसन, सुनना, listening to, right? Here a difference between the infinitive and gerund and participle needs to be noted, since while you are reading, studying about participle, you may get confused. तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन करना ठीक रहेगा कि जो पार्टिसिपल हैं और जो जेरेंड हैं, इन्फिनेटिव है, इनमें अंतर क्या है। जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों क्या है, अपने आप में वर्बल नाउन है, जबकि जो पार्टिसिपल्स हैं, पार्टिसिपल्स क्या है, अपने आप में वर्बल एडजेक्टिव हैं, यानी कि वो वर्ब का तो काम करते ही हैं लेकिन एडजेक्टिव का साथ में काम करते हैं, नॉट नाउन। वो किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव मीन्स क्वालिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन, सर्वनाम या किसी संज्ञा की विशेषता को उसकी ओर इंगित करते हैं, उसकी विशेषता को बताते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। तो वो वहाँ पे क्या है, आपका वर्बल एडजेक्टिव है पार्टिसिपल। क्लियर? इस डिफरेंस को ध्यान रखना। और ये आपके कहीं किसी वाइवा में इनके अंदर भी पूछा जा सकती है डेफिनेशन। व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल सिंपली नथिंग टू go in detail. What is participle? Participle is a verbal adjective. What is gerund and infinitive? Gerund and infinitive is a verbal noun. पूछा जाता है डिटेल कि भाई इसमें आप कैसे बना दें, देन वी कैन गो फर्दर, राइट? तो हम आगे चलते हैं। द इन्फिनेटिव और जेरेंड फंक्शंस एज फॉलोज। इन्फिनेटिव और जेरेंड का जो प्रयोग है वो निम्न रूप से किया जाता है। आ गया ये समझ में इतना? टू लगा करके इन्फिनेटिव, आईएनजी लगा करके जेरेंड, और दोनों क्या है, अपने आप में वर्बल नाउन है, यानी कि वर्ब का भी काम करते हैं ये और नाउन का भी काम करते हैं। अब ये वर्ब का और नाउन का ये कैसे काम करेंगे, कैसे क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं, ये हम समझें। एज सब्जेक्ट के रूप में जब हम बात करें, इन्फिनेटिव और जेरेंड किस रूप में आएंगे, मैंने इसमें हिंदी में लिखे हैं बड़े स्पष्ट उदाहरण, और इन हिंदी के सेंटेंस से आप और इस तरह के बना करके अपनी प्रैक्टिस में ले सकते हैं। यानी कि जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं, सेंटेंस सुन रहे हैं, वैसे ही आप खुद इसी तर्ज के ऊपर बनाएं और उन्हें कंस्ट्रक्ट करें। जैसे सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ना और खुली हवा में घूमना एक अच्छी आदत है। एक अच्छी आदत है। अब इसको हम यदि इंग्लिश में लिखते हैं सिंपल, जब मैंने इट का एप्लीकेशन आपको बताता हूँ मैं, तो उसमें ये कहता हूँ भाई इट से हम जो मूड बताने वाले सेंटेंस हैं, हॉबी बताने वाले सेंटेंस हैं, डे टू डे बताने वाले जो सेंटेंस हैं, वेदर जो बताने वाले सेंटेंस हैं, वो इट से शुरू होते हैं, और हम उसमें मैक्सिमम किसका, टू इन्फिनेटिव का या जेरेंड का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम किस रूप में देखते हैं उस एप्लीकेशन को, इन जेरेंड और इन्फिनेटिव की एप्लीकेशंस को इस रूप में देखते हैं जो अब आ रही हैं। तो अब जैसे इसे सिंपल इंग्लिश में कहेंगे तो क्या होगा, इट इज़ अ गुड हैबिट दैट वन लीव्स द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वॉक्स इन द ओपन एयर। ये एक अच्छी आदत है कि यदि कोई जल्दी उठता है, बिस्तर छोड़ता है और खुली हवा में घूमता है, तो ये एक अच्छी आदत है। लेकिन हम इसको जेरेंड में और इन्फिनेटिव में कैसे कहेंगे, टू लीव द बेड। अब इसमें आप जब बना रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये देखें भाई वर्ब क्या है, एक्शन क्या है। एक्शन क्या है सेंटेंस में, सुबह नहीं है, जल्दी नहीं है, बिस्तर नहीं है, खुली हवा नहीं है, छोड़ना है, यही है ना एक्शन। तो जस्ट पिक इट अप, आप इसे उठाएं। कंस्ट्रक्टिंग इन्फिनेटिव बना रहे हैं तो टू लीव द बेड, बिस्तर छोड़ना। टू लीव क्या छोड़ना, दी बेड,
बैड, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी बेड छोड़ना। और दूसरा आपका क्या वर्ब है, क्या एक्शन है, घूमना। फिर हेड वर्ब, वो आपने एक्शन ले लिया। एंड, और उसको किससे जोड़ा, एंड से। एंड टू वॉक, कहां पे, इन ओपन एयर। अब क्या है, इज गुड फॉर हेल्थ, इज गुड फॉर हेल्थ, या इज अ गुड हैबिट, इज अ गुड हैबिट। क्लियर। सो जेरेंड में हमें बनाना है तो उसमें आप क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। लिविंग द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वॉकिंग इन ओपन एयर इज गुड हैबिट। सिंपल, वॉकिंग। okay, there is no difference literally between infinitive and gerund here while we are using it as a subject in meaning also. सुबह लंबी दूरी तक चलना व्यक्ति को सेहतमंद बनाता है। सिंपल। सुबह लंबी दूरी तक चलना व्यक्ति को सेहतमंद बनाता है, रखता है। अब इसमें एक्शन क्या है, फर्स्ट एक्शन चलना, राइट। तो टू वॉक, क्या चलना, अ लॉन्ग डिस्टेंस, टू वॉक ए लॉन्ग डिस्टेंस। सेकंड वर्ब क्या है, रखना। अब ये रखना आपको टेंस को सजेस्ट कर रहा है कि ये आपकी हैबिट बता रहा है, टेंस है ये। तो हम वही टेंस की नेचर के अनुसार जो भी उसका टेंस है उस टेंस के अनुसार इस वर्ब को यूज कर देंगे। कीप्स, क्योंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका टू वॉक सिंगुलर है। कीप्स वन हेल्दी एंड साउंड। टू टेक लॉन्ग वॉक इन द मॉर्निंग कीप्स वन हेल्दी एंड साउंड। सिंपल। टेकिंग ए वॉक इन द मॉर्निंग मेक्स वन हेल्दी एंड वेल्दी। क्लियर। अब इसमें हम आपसे पूछे कि भाई ये यहाँ पे आपका ये वर्बल नाउन कैसे हुआ, जो टू इन्फिनेटिव आप बता रहे हो और जेरेंड आप बता रहे हो कि साहब ये वर्बल नाउन है, तो ये कैसे हुआ, उसे डिफाइन करते हैं आप यूँ। टू वॉक, जैसे इसी सेंटेंस में सुबह लंबी दूरी तक चलना व्यक्ति को सेहतमंद रखता है, इसी में हम देख लें। टू टैक इन्फिनेटिव, टू टैक, व्हाट टू टैक, अ लॉन्ग वॉक। सो अ लॉन्ग वॉक इज एन ऑब्जेक्ट टू दिस टू टैक। ये जो लॉन्ग वॉक है, अ लॉन्ग वॉक, वो किसका ऑब्जेक्ट है, टू वॉक का, टू टैक का। तो अपने वर्ब की नेचर के अनुसार इस टू टैक ने क्या ले लिया, अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले लिया, ये क्या बन गया, वर्ब बन गया। कीप्स, नेक्स्ट वर्ब आ रहा है। अब ये इस तरह का जो आपका जो हेड वर्ड है टेंस के अनुसार, वो वर्ब कीप्स रखता है। ये जो वर्ब है ये अपने पहले किस सब्जेक्ट को ले रहा है, कौन रखता है, कौन रखता है। सब्जेक्ट हमेशा हु का उत्तर देगा, ऑब्जेक्ट हमेशा किसका उत्तर देगा, व्हाट का। तो जो भी चीज व्हाट का उत्तर दे रही है वो निश्चित रूप से सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो चीज हु का उत्तर दे रही है वो सेंटेंस में निश्चित रूप से क्या है, हु और विच का, वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो कौन रखता है, टेकिंग ए लॉन्ग वॉक या टू टेक ए लॉन्ग वॉक। तो ये यहां पर आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया। अब जो सब्जेक्ट है वो इवेंचुअली होता क्या है, अपने आप में नाउन होता है। राधा इज रीडिंग अ बुक, ये एक सिंपल सेंटेंस है। राधा एक किताब पढ़ रही है। अब इस सेंटेंस में नाउन कौन कौन से हैं, राधा, एक राधा है, बुक, अ बुक, एक बुक है। अब ये दोनों के जो दोनों ये नाउन है, आप दोनों के फंक्शन देखें। राधा इज रीडिंग अ बुक, राधा हियर इज अ सब्जेक्ट, यस, इट इज अ नाउन, ओके।
but as per sentence and tense it is a subject. Is reading what? Verb. What is reading is a verb. What reading? Book. A book. Object. अ बुक क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है किसका है? अ रीडिंग का। तो जो बुक जो आपका ऑब्जेक्ट है ये अल्टीमेटली क्या है आपका? नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एंड थिंग। ये थिंग का नाम है, राइट तो यहाँ पर जो ये टू इन्फिनेटिव है और जो आईएनजी जेरेंड है ये दोनों किसके काम कर रहे हैं? किस रूप में काम कर रहे हैं? वर्बल नाउन। अब मैं मानता हूं कि क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्ब और नाउन का ये कैसे काम कर रहा है। जैसे अगला एग्जाम्पल है एज अ सब्जेक्ट। पहाड़ पर चढ़ने में घंटों लग जाते हैं परंतु पहाड़ से उतरने में कुछ ही मिनट लगते हैं, राइट अब इसमें भी वही वर्ब आप पिक कर लें। पहले तो पहाड़ पर चढ़ने में, चढ़ना, तो टू क्लाइंब अप अ माउंटेन takes hours. To climb up a mountain takes hours, but to climb down takes just minutes. But to climb down, it is your next infinitive. To climb up, this is your first infinitive in the sentence. Yes. Right. Up takes. Takes is the head verb, is the main verb in the sentence that is used as per the rule of the tense or the concept or the time period. Yes. है ना? वो जो आपका हेड वर्ड है, हेड वर्ब है या मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब टेंस के अनुसार ही लगेगा। वहां पर आप इज एम आर भी लगाओ, वॉज वर्ब भी लगा सकते हो। ये नहीं कि भाई मेन वर्ब ही लगाना हमें जरूरी है तभी इन्फिनेटिव जेरेंड एज अ सब्जेक्ट बनेगा, नहीं, राइट लाइक स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी बट राइटिंग इंग्लिश अ लिटिल बिट टफ, राइट इज। नाउ वी आर कमिंग टू एज एन ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के रूप में आपने इन्फिनेटिव और जेरेंड देखा, अब हम देखते हैं इसे ऑब्जेक्ट के रूप में। और इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है कि क्या करें हम? जॉइन द टू वर्ब्स इन अ सेंटेंस विद टू और पुट द जेरेंड फॉर्म आफ्टर द हेड वर्ब और मेन वर्ब इन सेंटेंस। आप क्या करें? जब भी एक सेंटेंस के अंदर एक या एक से अधिक वर्ब हैं तो आप उन्हें किससे जोड़ेंगे? टू से जोड़ते चले जाएं। वो इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट होगा जनरली इन मैक्सिमम ऑफ द सेंटेंस। आगे हम जब नेक्स्ट एप्लीकेशन लेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि वो और क्या है फर्दर। लेकिन सिंपल सा है कि भाई एक से अधिक मेन वर्ब हेड वर्ब के साथ में एक या एक से अधिक वर्ब आपको जोड़ने हैं तो आप सिंपल सा किससे जोड़ें? टू से जोड़ते जाएं। टू के बाद में हमेशा किसकी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप उसे किससे जोड़ दें? आईएनजी फॉर्म के साथ में भी जोड़ सकते हैं और टू के साथ भी जोड़ सकते हैं एक ही जगह पर, राइट सिंपल सा। साधारण वाक्य में मेन वर्ब या हेड वर्ब के साथ एक या एक से अधिक वर्ब को जोड़ा जाता है जबकि जेरेंड में आईएनजी फॉर्म से जोड़ा जाएगा। हालांकि इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों में ही हेड वर्ब अपनी कंडीशन के अनुसार इन्फिनेटिव और जेरेंड फॉर्म लेते हैं। यानी कि जो हेड वर्ब है वो तो अपना मेन वर्ब है, वो तो टेंस के अनुसार लिखा जाएगा, लेकिन जो एक्शन है साथ में वो आप किसके साथ में जोड़ सकते हैं? जोड़ देंगे, टू के साथ में जोड़ेंगे, आईएनजी फॉर्म के साथ में जोड़ेंगे। क्लियर? लेकिन अब क्या है कि सब जगह देखिए अपवाद होते हैं, कंडीशंस, एक्सेप्शंस हैं। तो वही ग्रामर में, ग्रामर किस लिए? क्योंकि कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके यूसेज हैं, राइट तो और यही चीज़ें उसमें आपके कॉम्पिटिटिव पर्पस से होती हैं, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, 10, 12, 11 आगे फर्स्ट ईयर।
तो इसमें क्या है कि कुछ कंडीशन, देयर आर सम सर्टन वर्ब्स दैट टेक कंडीशनली आइदर जेरेंड और इन्फिनेटिव फ्रॉम द फॉर्म विद द हेड वर्ब। लाइक कुछ ऐसे वर्ब हैं जो निश्चित रूप से क्या लेंगे, या तो जेरेंड ही लेंगे, जेरेंड ही लगाना है उनके साथ में, या फिर इन्फिनेटिव ही लगेगा उनके साथ में, और कोई उसमें नहीं होगा। बाकी जो भी हेड वर्ब है उस हेड वर्ब के साथ में, मेन वर्ब के साथ में हम क्या लगाएंगे, वो जो कंडीशनड है वो लगाएंगे। वो वर्ब आपकी कौन से हैं, जैसे माइंड है, अवॉइड है, वो निश्चित रूप से आर कंडीशनली फॉलोड बाय जेरेंड फॉर्म। ऐसे कुछ वर्ब आपको मिल जाएंगे, आप देखना, आज गूगल सर्च में भी देखना कि कंडीशनल वर्ब्स फॉर जेरेंड आपको मिल जाएंगे। आप 10th 12th और इनकी ये 10th 9th 10th की जो पासबुक है, ये जो टेक्स्ट बुक आती है, उनके अंदर आपको मिल जाएंगे, मतलब मिल जाएगा ये कंडीशन कि कौन कौन से हैं। और कभी हम इसके ऊपर एक इस तरह का सेशन लेंगे जब हम वर्ब के ऊपर इनकी एप्लीकेशंस पर डिस्कस करेंगे, जब आएंगे। तो इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड दैट देयर आर सम सर्टन वर्ब्स दैट टेक कंडीशनली द बेयर इन्फिनेटिव। तो मैंने बताया कि कुछ तो क्या लेंगे, जेरेंड ही लेंगे, कुछ क्या लेंगे, केवल इन्फिनेटिव ही लेंगे, लेकिन इन सबके दोनों के बीच में एक और आ जाता है बेयर इन्फिनेटिव। अब ये बेयर इन्फिनेटिव क्या है, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, पूछा भी जाता है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इसके ऊपर। तो व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव? बेयर इन्फिनेटिव दी इन्फिनेटिव विदाउट टू। देयर आर सम सर्टन वर्ब्स दैट कंडीशनली टेक ओनली बेयर इन्फिनेटिव। ऐसे वर्ब हैं कुछ जिनके बाद में आपको बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। यदि आपने टू लगा दिया तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ट्रीटेड रॉन्ग, और 0 नंबर मिलेगा यदि पेपर है तो। राइट। तो ये हमेशा माइंड में रखना कि भाई ऐसे कुछ वर्ब कौन से हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं और बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। ये वर्ब कौन से हैं? सम सच वर्ब्स आर बिड, let, make, help, dare. There are some other, but these are. कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जो बेयर इन्फिनेटिव, यानी मैंने हिंदी में इसमें आपको लिख दिया है ताकि आपके समझ में आ जाएगा। राइट। अब उदाहरण देखें हम इसमें कि भाई क्या चीज़ें हैं। इसमें जनरल उदाहरण है infinitive and gerund as an object. He loves reading comedy. He loves reading comedy. He loves what? He loves reading comedy. Second verb is read. So he loves to read comedy or he loves reading comedy. She went to market to buy some vegetables to cook for the guests. अब देखिए तीन मेन वर्ब के साथ में 2 और वर्ब हैं। आपने किससे जोड़ दिया उन्हें? टू से। हमेशा जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो, प्लस आपका ऑब्जेक्ट के साथ में आप वर्ब हैं तो वर्ब आप टू के साथ में जोड़ते जाएंगे, और टाइम एंड प्लेस फिर लगाएंगे साथ में। यदि टाइम है वहाँ पे, प्लेस की हम बात कर रहे हैं तो वो फिर लास्ट में आएंगे। क्लियर? ही केप्ट राइटिंग फॉर 3 hours विदाउट अ पस। ही केप्ट राइटिंग फॉर 3 hours विदाउट अ पस। ही केप्ट, उसने जारी रखा। क्या जारी रखा? क्या? राइटिंग। व्हाट राइटिंग? राइटिंग फॉर 3 hours विदाउट अ पस। ओके। ही कंटिन्यूड टू राइट फॉर 3 hours। ही कंटिन्यूड टू राइट फॉर 3 hours। इन्फिनेटिव मैंने यहाँ पे आपका कंटिन्यू इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि
कीप है दिस जनरली फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, सॉरी जेरेंट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो वहाँ पे कीप है, both the sentence conveying the same meaning, same idea, like most of the youngsters nowadays want to become doctors and engineers. To become is your infinitive as an object. So there are these examples, you go through it. Now the mentionable point here is, जो हमारे को बताना चाहिए आपको कि ही, इसमें हम जब हम टू इन्फिनेटिव का एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सी जगह हम वर्ब को ओमिट करने के लिए उसकी जगह क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, टू बी, और वर्ब ओमिट कर देते हैं, तो सेंटेंस भी क्या है, शॉर्ट हो जाता है, प्रिसाइज हो जाता है, बात भी कह ली जाती है, और कम्युनिकेटिव डे टू डे रूटीन में ये ज़्यादा आता है यार, यूज़ किया जा सकता है। जैसे ही वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर बट ही हैपन टू बिकम अ फार्मासिस्ट। अब हम इसमें दोनों ही तरह से कर सकते हैं, बिकम को हम ओमिट कर दें, ही वॉन्टेड टू बी a doctor but happened to be a pharmacist. Okay, he wanted becoming a doctor but stopped becoming a pharmacist. तो जब आप सिंपल वर्ड्स लें, सिंपल सेंटेंस लें और उनसे आप प्रैक्टिस करना, यूज़ करना शुरू करें। एकदम हमारे को बहुत ही हाई फाई इंग्लिश को हम नहीं ले सकते कि भाई आज तो हमने ये कर लिया और हम नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप। अब मैं कुछ जो बेयर इन्फिनेटिव की बात कर रहा था उनके यूसेज क्या है देखेंगे आप। जैसे पापा नेवर लेट्स मी गो आउट ऑफ होम आफ्टर 7 PM। पापा कभी भी 7 बजे के बाद में मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते। लेट की एप्लीकेशन है, लेट के बाद में गो आउट, जो टू इन्फिनेटिव है आपका वो क्या है, गो आउट है, लेकिन इट इज हियर बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विदाउट टू। पापा नेवर लेट्स मी गो आउट ऑफ होम आफ्टर 7 PM। राइट, जब आपसे क्वेश्चंस में, पेपर्स में मार्क द एरर कहा जाता है कि पिकअप द एरर इन द सेंटेंस, तो वहाँ पे जनरली क्या लगा दिया जाता है, इनके साथ में टू लगा दिया जाता है। और कैसे पूछा जाता है, पापा नेवर लेट्स मी टू गो आउट ऑफ होम आफ्टर 7 PM। टू गो आउट होम, अब कहेंगे उनमें कि इसमें एरर बताएं, तो एरर क्या हो जाएगा, टू गो आउट ऑफ, टू गो इज एरर। क्यों? क्योंकि लेट है आगे, लेट के बाद में हम इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेट है, बेयर इन्फिनेटिव कंडीशनड है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली फर्स्ट फॉर्म गो आउट। वाई आर यू मैकिंग हर वीप, आप उसे क्यों रुला रहे हैं, मैक एज अ कॉजेटिव वर्ब हियर। कॉजेटिव वर्ब वी वुड बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे मैक क्या है, कॉजेटिव वर्ब है। वाई आर यू मैकिंग हर वीप, आप उसे क्यों रुला रहे हैं, वीप, नॉट टू वीप। द टीचर helped me solve questions on English grammar. The teacher helped me solve questions on English grammar. Help, अब help भी क्या है, is always conditionally followed by bare infinitive, तो इसके साथ भी हमारे को क्या लगाना है, bare infinitive लगाना है, help, तो not to solve but solve. The commander bade the warriors अटैक द एनिमी, कमांडर ने अपने सैनिकों को कहा कि भाई कर दो अटैक, तो वही इन्फिनेटिव है अटैक, लेकिन चूंकि बैड है बिड, कंडीशनली बेयर इन्फिनेटिव। हाउ डेयर ही स्पीक इन हाई पिच ऑफ वॉइस
टू हिज सीनियर्स, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने सीनियर से ऊंची आवाज में बात करे। हाउ डेयर ही स्पीक, डेयर ये भी एक वर्ब है जो हमेशा किसके रूप में आएगा, बेयर इन्फिनिटिव लेगा। तो स्पीक क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, केवल फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। तो दिस इज एज एन ऑब्जेक्ट, बहुत जेरेंड एंड इन्फिनिटिव। अब इनके आप यूज करें, ऐसे ही बनाएं सेंटेंस, कुछ दो दो तीन तीन चार चार वर्ब लेकर के आप बनाएं। मैं वहां जाने के बारे में नहीं सोचता। आई डोंट थिंक ऑफ विजिटिंग टू दैट प्लेस, आई डोंट थिंक ऑफ विजिटिंग, आई डोंट थिंक, सिंपल प्रेजेंट टेंस, थिंक ऑफ विजिटिंग, जेरेंड फॉर्म। अब यहां पर भी क्या है कि थिंक जो है वो आपका जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो ऑफ प्रपोजिशन ही लेता है ग्रामेटिकली। तो ऑफ जब यूज कर रहे हैं तो विजिटिंग यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म। क्या उसने तुम्हें पहचानने की कोशिश की, दो वर्ब हैं यहां पे, कोशिश और पहचानना। पहला वर्ब क्या है, हेड वर्ब, मेन वर्ब ट्राई, कोशिश। टेंस में आप कौन सी में बात कर रहे हो, पास्ट में। तो डिड ही ट्राई टू आइडेंटिफाई यू, रिकॉग्नाइज यू, गेट द मेमोरी ऑफ यू, राइट। डिड ही ट्राई टू identify you, did he try to recognize you, to recognize you is your second verb। तो उस एक्शन को आपने किससे जोड़ दिया, टू से, टू इन्फिनिटिव से जोड़ दिया। यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि भाई आप ट्राई के बाद में निश्चित रूप से क्या लगाओगे कि आईएनजी नहीं लगा सकते या केवल टू ही लगाओगे, नहीं। डिड ही ट्राई रिकॉग्नाइजिंग यू, राइट। तो अब यहाँ पर हम अगली बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट यूज देखना। तो इस तरह के पहले तो ये बनाना, खुद अपने आप में बनाना। नाउ वी आर कमिंग टू जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन। अब हम जेरेंड की, ये सिंगुलर हम बात कर रहे हैं, केवल जेरेंड की, जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। अभी मैंने शायद जो पिछला ये कुछ एग्जाम्पल दिए उसमें मैंने वो एग्जाम्पल भी दे दिए जो जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। तो मेरा इसमें एक सिंपल सा कहना है कि इफ देयर इज वर्ब आफ्टर एनी प्रपोजिशन, आप किसी भी प्रपोजिशन के बाद में किसी वर्ब का आप यूज कर रहे हैं तो यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इट इज सेड टू बी जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। यदि मैन वर्ब या हेड वर्ब के साथ कोई निश्चित या वाक्यानुसार कोई प्रपोजिशन है तो उसके बाद आने वाले वर्ब की केवल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। क्या, केवल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, यानी कि केवल क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, राइट। मतलब टू हम से जोड़ रहे हैं तब तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन टू के अलावा, टू भी तो अपने आप में क्या एक प्रपोजिशन है। टू के अलावा आप कोई सी भी प्रपोजिशन के बाद में वर्ब यूज कर रहे हो तो आप उसकी आईएनजी फॉर्म लगाओ। तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। अब इसका उदाहरण है जैसे एज एन जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, राइट। मैंने कहा कि टू के अलावा कोई सी भी प्रपोजिशन है उसके बाद में आप क्या लगाओ, आईएनजी फॉर्म लगाओ। जैसे
वो बिना अच्छी तरह से किताब पढ़े हुए ही यहाँ आ गया। ही वॉज हियर विदाउट रीडिंग द बुक प्रॉपरली, विदाउट रीडिंग। अब विदाउट क्या है, आपकी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में आप क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आपने कहा कि भी चलने में ये 10 किलोमीटर 10 मिनट का समय लेता है। इन वॉकिंग इट टेक्स 10 मिनट्स इन वॉकिंग। अब इन चूंकि आपने लगा दिया तो आपको क्या है, आईएनजी लगानी है। इन वॉक नहीं करेंगे हम, इन वॉकिंग, या फिर कहें हम टू इन्फिनेटिव के साथ में टू वॉक। तो इसको आप, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल्स हैं और ये पढ़ लेना अच्छी तरह से प्रॉपरली इन सबको। प्रिवेंट के बाद में हम फ्रॉम लगाएंगे। डिवाइड, मैंने इसमें कुछ लिखे हैं कि देयर आर सम सर्टन प्रपोजिशंस कंडीशनड विद सम सर्टन वर्ब, कि कुछ वर्ब हैं वही, उनके साथ में हम या तो इन्फिनेटिव लगाएंगे या फिर हम जेरेंडी लगाएंगे। जैसे प्रिवेंट के बाद में हम फ्रॉम ही लगाएंगे। डिवाइड के बाद में हम हमेशा इनटू लगाएंगे। अक्यूज़ के बाद में हम ऑफ लगाएंगे। फाउंड के बाद में हम ऑफ ही लगाएंगे, टू नहीं लगा सकते। गिल्टी के बाद में हम ऑफ लगाएंगे, टू नहीं लगा सकते। ऐसे हैं कुछ एग्जाम्पल। तो आप ये देखना, इनको पढ़ना, इनकी प्रैक्टिस करना। और मुझे उम्मीद है कि भाई आज जो चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है इन्फिनेटिव और जेरेंड का, ये जो मैंने 3 एप्लीकेशंस बताई, ये अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और इसको आप जिस तरह से मैंने बताया, इनको आप यूज़ करें। छोटे छोटे सेंटेंस पिकअप करें, बनाएं, बोलें उन्हें, लिखें उन्हें। बड़े सेंटेंस लिखने की, मोटे मोटे बड़े बड़े हैवी वर्ड्स की कोई ज़रूरी नहीं है। सिंपल वर्ड्स, गेट, मैक, पुट, इनका, इट के, इट इज़ एमआरओ, इनके साथ में वॉज वर के साथ में इनका आप यूज़ करें। इट इज़ ईजियर टू डू इट, इट इज़ नाइस टू सी यू हियर, इट इज़ गुड टू फाइंड यू देयर एट दैट टाइम। बोलते रहें इससे, टू लगा करके, आईएनजी लगा करके और इट से। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू सी, देयर आर सेवरल पीपल इन दी ग्रुप। तो ओके, तो अब ये गो थ्रू इट। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन वी वुड बी डिस्कसिंग। और समझ में आया इसे, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुनून के साथ में इंग्लिश के साथ में जुड़ें अच्छी तरह। ओके, बाय।